तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, जैसा कि आपको याद होगा मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, जिसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है ना। तो जो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम था, उन्होंने बिना किसी एक्सपेरिमेंट के अपना ये मॉडल दिया था। ठीक है ना। उसके बाद एक साइंटिस्ट आया रदरफोर्ड, जिनका नाम था। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक पूरा फेमस एक्सपेरिमेंट किया जिसके बारे में आपको भी बताऊंगा। ठीक है ना। और इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इन्होंने कई सारे रिजल्ट दिए और उन रिजल्ट से उन्होंने बताया कि एटम का स्ट्रक्चर होता कैसे है। ठीक है ना। तो पहले इनका जो सेटअप था, एक्सपेरिमेंट का सेटअप है, उसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है ना। ये क्या था, इनका सेटअप था। ठीक है, इन्होंने यहां पर रख रखा था सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक तरफ लिए थे अल्फा पार्टिकल का सोर्स, जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे थे, और दूसरी तरफ क्या लिया इन्होंने, गोल्ड फॉइल ली। ठीक है, क्या ली थी, हमारे गोल्ड फॉइल, मतलब गोल्ड की, सोने की पतली सी परत ली। और उन्होंने सोने की पतली परत क्यों ली, क्योंकि जो गोल्ड फॉइल होता है, हमें पता होता है जो गोल्ड मेटल है वो सबसे ज्यादा क्या होता है, सबसे ज्यादा उसे पतला किया जा सकता है, सबसे ज्यादा लंबा खींच के उसे तार भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने गोल्ड फॉइल ली थी। और जो गोल्ड फॉइल था ना, ये कितना मोटा था, अगर हम एक के ऊपर एक रख देना तो 1000 एटम्स लगा देना, उतना मोटा चाहिए थी गोल्ड फॉइल थी। ठीक है ना। लेकिन फिर भी ये बाकी मेटल्स से क्या थी, सबसे ज्यादा पतली थी, इसीलिए इन्होंने गोल्ड फॉइल का यूज किया। ठीक है ना। और यहाँ क्या था, इनका सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स था। ठीक है, और मे भी यहाँ इन्होंने पोलराइजर लगा रखा होगा, जिससे क्या होता था, पोलराइजर कह सकते हैं, पोलराइजर, जिससे मतलब अल्फा पार्टिकल्स तो ऐसे निकल रहे होंगे। ठीक है ना। तो उनको कैसे भेज रहा था, यहाँ से एकदम पैरेलल भेज रहा था। कैसे भेज रहा था, पैरेलल भेज रहा था। ठीक है ना। और अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं हीलियम 2+। क्या होते हैं अल्फा पार्टिकल्स, हीलियम 2+। 2+ है मतलब हीलियम पे कैसा चार्ज है, मतलब अल्फा पार्टिकल्स कैसे चार्ज के हैं, पॉजिटिव चार्ज के हमारे अल्फा पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो मतलब इन्होंने एक तरफ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स लिया, बीच में पोलराइजर लगाया, जो क्या करता था, अल्फा पार्टिकल से आने वाली जो रेस होती थी, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो यहाँ से टेढ़े मेढ़े आ रहे थे, इनको एकदम पैरेलली भेजता था इधर की तरफ, ऐसे करके। ठीक है ना। तो ऐसे अल्फा पार्टिकल्स आया। ठीक है ना। अब इसमें से टकरा के कई सारे अल्फा पार्टिकल्स पीछे जाएंगे, आगे जाएंगे। ठीक है ना। उसे मापने के लिए इन्होंने क्या लगाया, यहाँ एक फोटोग्राफिक प्लेट लगाई। क्या लगाई, फोटोग्राफिक प्लेट लगाई। ये फोटोग्राफिक प्लेट क्या करती थी, अगर कोई भी इसमें अल्फा पार्टिकल्स टकराता था, ये चमक उठती थी, जिसे ऑब्जर्व कर लेते थे। ठीक है ना। तो इन्होंने क्या देखा, ठीक है ना, तो मतलब सेट तो समझ में आया ना, क्या था कि सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एक साइड से निकल रहे थे, पोलराइजर से टकरा के एकदम पैरेलली क्या हो रहे थे, गोल्ड फॉइल पे टकरा रहे थे जाके। ठीक है ना। और ये अल्फा पार्टिकल्स ऐसे जा रहे थे, ठीक है, इसमें टकरा रहे थे, इसमें से निकल के। ठीक है ना। तो इनके बेसिस पे इन्होंने कुछ क्या दिए, अपनी ऑब्जर्वेशंस दी। इन्होंने क्या देखा एक्सपेरिमेंट करके, उनकी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक है ना। तो आपको, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रफ करके एक बार दोबारा बनाता हूँ और फिर उसकी पूरी क्या लिखता हूँ, ऑब्जर्वेशन लिखता हूँ। मतलब मैं खाली इतना बनाता हूँ, मैं खाली इतना बनाता हूँ, फिर हम क्या देखते हैं, उसकी ऑब्जर्वेशंस देखते हैं उस एक्सपेरिमेंट की, कि क्या क्या एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशंस आई हैं। ठीक है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये बना दिया है। ठीक है ना। तो हमारे यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स आ रहे थे, ये गोल्ड फॉइल से टकराए, और यहाँ पर क्या है, फोटोग्राफिक प्लेट पर ये गोल्ड फॉइल से टकरा के गए, फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या इन्होंने दी, अपनी निशानी छोड़ी। ठीक है ना। तो इन्होंने क्या देखा, रदरफोर्ड ने क्या देखा, कि जब इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल पे मारे ना, तो इन्होंने देखा कि जो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स है ना, वो उस गोल्ड फॉइल से सीधे निकल जा रहे हैं बिना कोई टकराए। ठीक है ना। क्या किया अल्फा पार्टिकल्स ने, कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स है वो क्या गोल्ड फॉइल से सीधे टकरा के सीधे चले जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्या चले जा रहे हैं, सीधे चले जा रहे हैं। कैसे चले जा रहे हैं, सीधे चले जा रहे हैं। ठीक है। तो पहली इनकी ऑब्जर्वेशन क्या थी इस एक्सपेरिमेंट से, कि मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट फ्रॉम द गोल्ड फॉइल। ठीक है ना, क्या हो गए, सीधे सीधे उसमें से निकल गए। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए, सीधे सीधे जाके टकरा गए फोटोग्राफिक प्लेट पे। सेकंड इनकी ऑब्जर्वेशन क्या थी, कि कुछ सारे के सारे मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स सीधे सीधे निकल गए इसमें से, लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए, कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए।
ठीक है। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या थी इनकी रदरफोर्ड की, कि जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने देखा कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बाय द स्मॉल एंगल्स, कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए, डिफ्लेक्ट हो गए छोटे से एंगल्स पे, ठीक है। और लास्ट और थर्ड इनकी ऑब्जर्वेशन क्या थी कि करीब 10-12 हजार अल्फा पार्टिकल्स में से एक अल्फा पार्टिकल्स, माने 10-12 हजार पार्टिकल्स में से एक अल्फा पार्टिकल्स ऐसा था कि जो एकदम सीधे जाके एकदम सीधे वापस पीछे आ गया, मतलब ऐसे गया और वापस ऐसे आ गया, ठीक है। तो सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ 12,000 अल्फा पार्टिकल्स इज रिबाउंड विद 180 डिग्री एंगल, मतलब कि 12,000 में से 10-12,000 में से एक अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए, एक अल्फा पार्टिकल्स का क्या हुआ, वो सीधे गया और सीधे ही वापस आ गया 180 डिग्री का एंगल बनाते हुए, मतलब ऐसे गया और ऐसे आ गया, मतलब 180 डिग्री का एंगल बनाते हुए वापस आ गया। तो ये क्या थी इनकी ऑब्जर्वेशंस थी रदरफोर्ड की, किस पे, अपने अल्फा पार्टिकल्स का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से ये थी, ठीक है। तो ये क्या थी इनकी ऑब्जर्वेशंस। अब इन ऑब्जर्वेशन से इन्होंने क्या रिजल्ट निकाल के दिया, अब हम वो रिजल्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, हम इनके ड्रॉबैक्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या क्या इन्होंने, मतलब जब इन्होंने ऑब्जर्वेशन दी, इस ऑब्जर्वेशन का मतलब हुआ क्या, इस ऑब्जर्वेशन का मतलब हमें क्या समझ में आएगा, हम वो पढ़ेंगे अब, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो रदरफोर्ड ने, जैसे अब रदरफोर्ड ने जो ऑब्जर्वेशंस की ना, उन ऑब्जर्वेशंस के आधार पर रदरफोर्ड ने क्या समझा, अब हम वो पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो रदरफोर्ड कंक्लूजन फ्रॉम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। तो जो देखो, जो सबसे पहले जो ऑब्जर्वेशन थी हमारी वो क्या थी, कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जा रहे थे इसमें से, ठीक है ना। तो अब सीधे कैसे निकल जा रहे होंगे, तभी तो निकल रहे होंगे ना जब उसके अंदर स्पेस क्या होगा, खाली होगा। तो इनकी पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी, मतलब कंक्लूजन क्या था, ऑब्जर्वेशन से पहली कैलकुलेशन क्या थी, कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन अ एटम इज एम्प्टी, किसी भी एटम के अंदर जो ज्यादातर जगह होती है वो क्या होती है, खाली होती है, ठीक है ना। तो मोस्ट ऑफ द स्पेस इन अ एटम क्या होता है, खाली होता है। तो मोस्ट ऑफ द स्पेस इन अ एटम इज एम्प्टी, ठीक है ना। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी, कुछ पार्टिकल्स कुछ स्मॉल एंगल्स पे क्या हो जा रहे थे, डिफ्लेक्ट हो जा रहे थे। इसको लेकर रदरफोर्ड ने क्या समझा, उन्होंने बताया कि जो वेरी फ्यू पार्टिकल्स है डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं स्मॉल एंगल से, मतलब द पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाई वेरी फ्यू स्पेस ऑफ एटम। मतलब अब देखो, अल्फा पार्टिकल्स जो यहाँ से आ रहे थे, यहाँ से क्या आ रहा था, अल्फा पार्टिकल्स आ रहा था, और अल्फा पार्टिकल्स होता क्या है, हीलियम 2 प्लस, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, और हीलियम 2 प्लस क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो अब मुझे बताओ कि अगर यहाँ से अल्फा पार्टिकल जा रहा है और ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया, मतलब क्या हो गया होगा, अब मान लो यहाँ नेगेटिव चार्ज होता तो क्या करता, अट्रैक्ट करता ना, ठीक है ना। तो पॉजिटिव चार्ज था, मतलब क्या हो जा रहा है, डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, मतलब यहाँ कहीं ना पॉजिटिव चार्ज होगा, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए, मतलब कुछ छोटी सी जगह पे क्या होगा, खाली पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। जैसे कि हमने थॉमसन मॉडल में पढ़ा था, उन्होंने क्या कहा था, जैसे तरबूज में बीज होते हैं, वो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, बाकी बचा लाल हिस्सा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब मुझे बताओ कि अगर यहाँ सब जगह पॉजिटिव चार्ज होता तो सारे के सारे अल्फा पार्टिकल्स क्या करने चाहिए थे, डिफ्लेक्ट करने चाहिए थे सारे के सारे, लेकिन यहाँ का क्या कर रहे थे, कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट कर रहे थे, मतलब पॉजिटिव चार्ज एटम के अंदर होता तो है, लेकिन वो कैसा होता है, कुछ छोटी सी जगह पर होता है, बहुत ही ज्यादा स्मॉल जगह ऑक्यूपाई कर रखी होती है, वेरी फ्यू स्पेस ऑफ अ एटम, पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाई वेरी फ्यू स्पेस ऑफ एटम, क्योंकि अल्फा जो पार्टिकल्स है वो कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहे थे, डिफ्लेक्ट हो रहे थे, सभी डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे, ठीक है ना। और तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी उनकी, कि वन एटम, मतलब वन अल्फा पार्टिकल्स आउट ऑफ 12,000 अल्फा पार्टिकल्स क्या हो जा रहा था, रीबाउंड हो जा रहा था 180 डिग्री पे एंगल पे, ठीक है ना। तो इसको लेके उन्होंने क्या कंक्लूजन दी, उनको लेके उन्होंने क्या कंक्लूजन दी, कि अब वन अल्फा पार्टिकल्स आउट ऑफ 12,000 रीबाउंड मींस द मास एंड पॉजिटिव चार्ज, द मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ गोल्ड एटम वर कॉन्सेंट्रेटेड, ये कॉन्सेंट्रेटेड ध्यान रखना, क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल एरिया एंड वॉल्यूम विद इन द एटम, ठीक है ना। मतलब कई हजार अल्फा पार्टिकल्स में से एक अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहा है, ऐसा था जो 180 डिग्री पे क्या कर रहा था, रिबाउंड कर जा रहा था। मतलब जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स की जगह होती है ना, मतलब मोस्ट ऑफ द जो पॉजिटिव चार्ज और जो उसका मास होता है ना, वो कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड होता है, बिल्कुल छोटी जगह पर होता है। कहाँ पर होता है, बहुत ही ज्यादा छोटी जगह पर होता है, जो उसका ज्यादातर पॉजिटिव चार्ज है और क्या है, मास ऑफ द एटम,
ठीक है ना। तो ये क्या थी, हमारी कॉन्क्लूजन थी रदरफोर्ड की ऑब्जर्वेशन से, जो उन्होंने कॉन्क्लूजन निकाली थी। ठीक है ना। तो और जो उनकी एकदम मेन जो बातें थी, मतलब जो रिजल्ट था एकदम मेन, वो क्या था, अब हम वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है ना। तो आई होप आपने यहाँ तक लिख लिया होगा और समझ लिया होगा। तो मैं इसे रफ करता हूँ और अब हम आगे पढ़ते हैं कि रदरफोर्ड का कंक्लूजन क्या था उनका, सॉरी कंक्लूजन, उनका रिजल्ट क्या था, आखिरकार उन्होंने एटम को बारे में बताया क्या था। उसके बाद हम पढ़ते हैं ड्रॉबैक पढ़ते हैं। ठीक है ना। मतलब उन्होंने एटम का स्ट्रक्चर अब कैसे ड्रॉ किया था, उनको कैसा, उनके मुताबिक एटम कैसा होता था। ठीक है ना। तो अब हम उसके बाद पढ़ेंगे हम ड्रॉबैक। ठीक है ना। तो आप ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि रदरफोर्ड ने ऑब्जर्वेशन की, एक्सपेरिमेंट से, उस ऑब्जर्वेशन से कुछ कैलकुलेशंस निकाले और फाइनली जाके उन्होंने क्या किया, अपना रिजल्ट पब्लिश किया कि एटम कैसा होता है, एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जिसे आज हम पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो उन्होंने क्या कहा, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट द मॉडल ऑफ एटम अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड। ठीक है ना। तो उन्होंने पहली बात क्या कही, उन्होंने कही देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज, देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। उन्होंने क्या कहा कि एक एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज क्या होता है, सेंटर होता है, जिसे उन्होंने क्या कहा, न्यूक्लियस कहा। तो ये क्या थी उनकी एक्सपेरिमेंट का पहला था, इनका एक्सपेरिमेंट का पहला रिजल्ट था कि उन्होंने क्या होता है कि एक पूरा एटम है, उसके अंदर क्या होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होता है, जिसे उन्होंने क्या कहा, न्यूक्लियस कहा। क्या कहा उन्होंने, न्यूक्लियस कहा। ठीक ना। और कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। सेकंड क्या था, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। उन्होंने कहा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। और कैसे पाथ में करते हैं, सर्कुलर पाथ में करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या करते हैं, ऐसे रिवॉल्व करते हैं। और कैसे पाथ में करते हैं, सर्कुलर पाथ में करते हैं। कैसे पाथ में करते हैं, सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ठीक है ना। तो ये मैंने क्या बना दिया है, ये रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है। ठीक है ना। ये बोर्ड छोटा पड़ रहा है तो ये पूरा ऐसा सर्कल होगा। ठीक है ना। तो ये क्या था, उन्होंने न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं सर्कुलर पाथ में। ठीक है ना। और तीसरी उन्होंने क्या चीज कही, उन्होंने कही द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेरिजन टू द साइज ऑफ एटम। उन्होंने कहा कि अगर हम एक साइज का कंपैरिजन करें और उसके एटम के साइज का कंपैरिजन करें पूरा किसके साथ, उसके न्यूक्लियस के साथ, तो एटम का साइज क्या होता है, बहुत ज्यादा बड़ा होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है। तो ये क्या थे उनके तीन रिजल्ट थे इस एक्सपेरिमेंट से, उन्होंने तीन फाइनल रिजल्ट निकाले थे। और ये उनका एटम का स्ट्रक्चर था, एटॉमिक स्ट्रक्चर था उनके द्वारा दिया हुआ। ठीक है। तो ये क्या था, हमारा रदरफोर्ड मॉडल था। ठीक है ना। अब जैसे थॉमसन मॉडल में भी कुछ कमियां थी, उसी तरह रदरफोर्ड मॉडल में भी क्या थी, कुछ कमियां थी। अब हम क्या पढ़ेंगे, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड। उससे पहले आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप एक बार हो सके तो आप दोबारा रिमाइंड करके इसे देख लीजिएगा। और अगर मेरे समझाने का कुछ तरीका सही ना लगा हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं उसको इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया हो। मैं इसे पोस्ट करके बट ओके, अब क्या करते हैं, हम थोड़ा ड्रॉबैक पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए आप इसे। तो ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं रदरफोर्ड की ड्रॉबैक की। रदरफोर्ड का जो मॉडल था इन्होंने दिया था, इसकी कुछ ड्रॉबैक क्या थी। ठीक है ना। तो पहले हम दोबारा इसे देख लेते हैं, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या था, उन्होंने क्या कहा था। ठीक है। रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि जो न्यूक्लियस होता है वो एकदम बीच में होता है और बहुत ही ज्यादा छोटा स्पेस घेरे रहता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर पाथ्स में। किसमें करते हैं, सर्कुलर पाथ्स में। ठीक है ना। तो ड्रॉबैक इनकी क्या थी, इसी से रिलेटेड कुछ है इलेक्ट्रॉन के रिवोल्यूशन पे। ठीक है ना। तो समझते हैं, देखो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में घूमते हैं। अब द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है। सो ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन इलेक्ट्रॉन विल रेडिएट एनर्जी। ठीक है ना। तो रिवॉल्व करते हुए सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी रेडिएट करेगा। दस द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी। इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, एनर्जी लूज कर देगा एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। मतलब
इलेक्ट्रॉन ही घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे होते 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 ऐसे यहाँ न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा, क्योंकि वो रेडिएट एनर्जी कर रहा है घूमते हुए, और एनर्जी रेडिएट कर रहा है मतलब एनर्जी उसकी कुछ ना कुछ कम होता जा रहा है। तो सर्कुलर पाथ धीरे धीरे छोटा छोटा होते होते इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा, फॉल इनटू द न्यूक्लियस, फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। इफ दिस वर सो एटम वुड बी हाईली स्टेबल, अगर ऐसा होता तो एटम क्या होता, हाईली अनस्टेबल होता, एटम तो स्टेबल ही नहीं होता, हाईली अनस्टेबल होता, एंड हेंस मैटर, ये क्या है, मैटर है, मैटर वुड नॉट बी एग्जिस्ट इन द फॉर्म वी नो, ठीक है ना, तो कोई भी मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करता, ना सॉलिड स्टेट एग्जिस्ट करती, ना लिक्विड, ना ही गैसेस स्टेट एग्जिस्ट करती, क्योंकि सब क्या है, एटम से तो मिलके बने हैं ना। अगर ऐसा होता, इलेक्ट्रॉन एनर्जी घूमते हुए एनर्जी रेडिएट कर रहा होता और किसमें, न्यूक्लियस में गिर जाता, ठीक है ना, तो hence matter would not be exist in the form we know, रदरफोर्ड could not explain this, मतलब यही चीज क्या है, रदरफोर्ड इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि इलेक्ट्रॉन घूमता तो है, ठीक है, उस समय तक हमें पता था कि इलेक्ट्रॉन घूमेगा, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, और प्रोटॉन मतलब न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, जब एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेगा तो वो पक्का एनर्जी रेडिएट करेगा, ऐसा वहां तक मानना था, ठीक है ना, और एनर्जी रेडिएट करता तो किसमें गिर जाता हुआ, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाता, तो एटम तो स्टेबल ही नहीं हो पाता ना, अनस्टेबल हो जाता, तो यही चीज क्या रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए, यही उनकी क्या बन गई, ड्रॉबैक बन गई, यही क्या बन गई, उनकी ड्रॉबैक बन गई, ठीक है ना। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट का सेटअप देखा, उनका कंक्लूजन देखा, कंक्लूजन से उन्होंने रिजल्ट क्या निकाला, और रदरफोर्ड ने कैसा एटम का मॉडल दिया वो देखा हमने, और उनकी ड्रॉबैक क्या थी आज हमने वो पढ़ी है। आई होप आपको समझ में आया हो। मैं एक बार को इधर हो जाता हूँ, आप पोस्ट करके वीडियो इसे नोट कर लेना, ठीक है ना। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो पढ़ के और कुछ समझ में आया होगा। तो डिस्कशन विद मी मेरे साथ पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।